हेलो बच्चों, जो चर्चा हो रही थी द्रवों के प्रवाह के बारे में, तो मैंने द्रवों के प्रवाह के लिए अविरत प्रवाह का समीकरण, द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण बताया था। अविरत प्रवाह का समीकरण, प्रवाह का समीकरण। तो द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण मैंने बताया होगा कि यदि कोई असंपीड और आस्यान द्रव, यदि कोई असंपीड और आस्यान द्रव यानी मतलब आदर्श द्रव, यहाँ द्रव कहने का मतलब सिर्फ आदर्श द्रव की बात होगी। तो यदि कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, तो उसके प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव के वेग और उस बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसका गुणनफल क्या होगा? नियतांक होगा। नियतांक होगा। हमने कहा था ये द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण को अविरतता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि नली के एक बिंदु पर द्रव का वेग v1 और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है, तो इस फार्मूले से a1 गुणे b1 बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। उसी तरह से हमारे नली के दूसरे किसी और सिरे पर, किसी और बिंदु पर उसका वेग v2 है और वहां पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है, तो a2 b2 बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। दोनों ही नियतांक है तो क्या हो जाएगा? दोनों के राइट बराबर है तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा। a1 गुणे b1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 गुणे b2। ये आपका फार्मूला है, इसी पर सवाल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, इसी पर सवाल आपका लगेगा। अब इस द्रवों के अविरत प्रवाह के समीकरण को सिद्ध कैसे किया जाता है उसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक असमान अनुप्रस्थ पर, मान लीजिए कि एक द्रव है, एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली कैपिटल X कैपिटल Y में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। कैसे प्रवाहित हो रहा है? धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। नली के X सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल A1 और जो द्रव इसमें प्रवेश करता है उसका वेग v1। नली के Y सिरे का क्षेत्रफल A2 और जो द्रव बाहर निकलता है उसका वेग क्या है? मान लिया v2 है। और द्रव का वेग कितना, द्रव का घनत्व मान लिया हमने रो है। जो द्रव हम यूज कर रहे हैं उस द्रव का घनत्व कितना मान लिया? रो है। अब आगे आते हैं। तो जो द्रव इसमें देखिए वेग का मात्रक आप लोग जानते हैं, इसे 5 मीटर पर सेकंड हो, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 5 मीटर चलेगा। तो जो द्रव x सिरे की बात करते हैं, पहले हम x सिरे की बात करते हैं। तो जो द्रव x सिरे से प्रवेश करेगा वह 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? b1 दूरी चलेगा। 1 सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा चली गई दूरी कितना होगी? b1 होगी। इसलिए 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन निकाल लो। आयतन बराबर होता है, क्योंकि ये द्रव जो होता है कैपिटल A1 क्षेत्रफल से प्रवाहित होगा। तो द्रव 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणे मोटाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना है? A1 और दूरी कितना तय कर रहा है? 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन हो गया। इसी तरह 1 सेकंड में कैपिटल X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान निकालो। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन कितना है? A1 गुणे b1 और घनत्व मान कितना द्रव का मैंने माना, यानी 1 सेकंड में 1 सिरे से जो द्रव प्रवेश करेगा उसका द्रव्यमान कितना होगा? A1 गुणे b1 गुणे रो हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम y सिरे की बात करें, y सिरे पर बात करें, तो जो द्रव y सिरे से निकलेगा वो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? b2 दूरी चलेगा। तो 1 सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? A2 गुणे
B2। यानी जो द्रव यहाँ से बाहर निकलेगा एक सेकंड में, निकलने वाले द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, A2 गुणे B2। ठीक है, तो एक सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान इसी प्रकार इसी तरह सेम लिखा जाएगा। तो एक सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन आपका ये हो जाएगा A2 गुणे B2 और गुणे रो। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए मैंने धारा रेखी प्रवाह में कल ही चर्चा किया था, आज वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि धारा रेखी प्रवाह में जो द्रव एक सिरे से प्रवेश करता उतना ही द्रव बाहर निकल जाता है। द्रव का जितना द्रव्यमान इसमें प्रवेश करेगा उतना द्रव्यमान क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी धारा रेखी प्रवाह के लिए धारा रेखी है स्ट्रीम लाइन, धारा रेखी प्रवाह में क्या हो जाएगा, x जो द्रव इसमें प्रवेश करेगा इतना द्रव्यमान उतना द्रव्यमान बाहर निकल जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, A1 गुणे B1 गुणे रो बराबर क्या हो जाएगा, A2 गुणे B2 गुणे रो। रो से रो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, A1 गुणे B1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 गुणे B2। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A गुणे B का मान क्या होगा, नियतांक होगा। यही अविरत प्रवाह का समीकरण है। कि द्रवों के अविरत प्रवाह का क्या है, समीकरण। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उस पर सूत्र सवाल लगेगा, कभी कभी त्रिज्या दी रहेगी, तो त्रिज्या अगर नली की दी रहेगी तो A के स्थान पे पाई R1 स्क्वायर लिख देंगे, और A2 के स्थान पे क्या होगा, नली की त्रिज्या हम R1 R2 मान लें। मान नली की त्रिज्या अगर हम R1 R2 मान लें तब ये फार्मूला लग जाएगा, जहां A लिखा था A1 वहां पाई R1 स्क्वायर लिख देंगे, और A2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, पाई R2 स्क्वायर। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं किसी बहते हुए, देखिए ऊर्जा आप लोग जानते भी होंगे, 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, स्थिर ऊर्जा की परिभाषा जानते होंगे। अब आते हैं किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा। बात करते हैं कोई द्रव अगर प्रवाहित हो रहा है तो किसी बहते हुए द्रव में ऊर्जा, बहते द्रव में ऊर्जा, तो किसी देखिए बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। किसी बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की, वैसे ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पर किसी बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। पहली ऊर्जा को कहते हैं दाब ऊर्जा, क्योंकि द्रव तभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है जब तक उस पर कहीं ना प्रेशर पड़ेगा, तभी वो जाएगा। जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उस ऊर्जा कहते हैं दाब ऊर्जा। और दूसरा होता है गति, जो चूंकि ऑलरेडी उसमें गति होती है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, वेग होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और तीसरे प्रकार की ऊर्जा होती है अगर द्रव पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर बह रहा हो किसी नदी में, तो पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर बह रहा है तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई द्रव क्षैतिज प्रवाह बह रहा हो, मतलब किसी पृथ्वी तल पर बह रहा हो या क्षैतिज प्रवाह में बह रहा हो, तब उसमें द्वितीय ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा। पर अगर समान अनुप्रस्थ पर छेद वाली नली में बह रहा हो, ऊंचाई अलग अलग हो, तब उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं दाब ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं, दाब ऊर्जा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दाब ऊर्जा कैसे, मान लीजिए कि कैपिटल V आयतन, दाब ऊर्जा पहले निकालने यानी कैपिटल V आयतन, कैपिटल V आयतन का एक द्रव जिसका घनत्व रो है, किसी नली में, मान लीजिए कि एक द्रव है, मान लीजिए कैपिटल V आयतन के एक द्रव पर, कैपिटल V आयतन के एक द्रव पर कैपिटल T दाब प्रवाहित आरोपित हो रहा है। मान लीजिए कैपिटल V आयतन के एक द्रव पर कितना दाब पर आरोपित हो रहा है, कैपिटल T दाब आरोपित हो रहा है। इस दाब के प्रभाव से द्रव द्वारा चली गई दूरी, द्रव द्वारा चली गई दूरी कितनी है, इस मान लीजिए
द्रव द्वारा चली गई दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स है, और उस द्रव जिस नली में बह रहा है उस नली का क्षेत्रफल हमने मान लिया कैपिटल ए है। मान लीजिए कि एक नली है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और उसमें एक द्रव जिसका आयतन कैपिटल बी है उसमें प्रवाहित हो रहा है, किसके प्रभाव से, उस पर पी दाब पी दाब आरोपित हो रहा है। इस प्रभाव से द्रव द्वारा चली गई दूरी कितनी है, यक्स है, और नली क्षेत्रफल मैंने बता दिया। तो दाब ऊर्जा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, तो दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, द्रव पर किया गया कार्य, द्रव पर किया गया कार्य, दाब ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, द्रव पर किया गया कार्य। तो द्रव पर किया गया कार्य मतलब कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल मान लो F लग रहा है, विस्थापन कितना हो गया x। अब देखिए बल को क्या ले सकते हैं, चूंकि आप पढ़ेंगे P बराबर F बाई ए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए। तो मान रख दीजिए P इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। अब a इंटू एक्स को एक साथ लिखिए, a इंटू एक्स क्या है, क्षेत्रफल गुणे दूरी, a इंटू एक्स क्या है, क्षेत्रफल गुणे दूरी, और क्षेत्रफल गुणे दूरी को क्या कहते हैं, v कहते हैं, आयतन। तो क्या हो जाएगा, दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, P इंटू वी, ये जूल में आएगा। दाब ऊर्जा क्या होती है, दाब गुणे आयतन को क्या कहते हैं, दाब ऊर्जा कहते हैं। अगर हम आयतन को एकांक कर दें, एकांक आयतन के द्रव की दाब ऊर्जा, तो एकांक आयतन के द्रव की दाब ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो आयतन से भाग दे दीजिए, आयतन एकांक है, आयतन से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो एकांक आयतन के द्रव की दाब ऊर्जा किसके बराबर होती है, कैपिटल P के बराबर होगी। इसका मात्रक जो होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। ये दाब ऊर्जा की परिभाषा ये है P गुणे V। और एकांक आयतन को एकांक कर दिया जाता है, एकांक आयतन के द्रव की दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, कैपिटल पी। आयतन से भाग देंगे तो वी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बी। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा किसके बराबर होती है, उस द्रव पर आरोपित दाब के बराबर होती है। मात्रक क्या लिखेंगे, जूल प्रति मीटर क्यूब, हमको इसी से मतलब है। अब आगे चलते हैं, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। मान लीजिए एक द्रव है किसी नली में स्मॉल v वेग से प्रवाहित हो रहा है, स्मॉल m द्रव्यमान का एक द्रव है किसी नली में v वेग से प्रवाहित हो रहा है। द्रव का आयतन कैपिटल V है और घनत्व कितना है, रो है। तो द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा निकालने का फार्मूला है। अब अगर आयतन को एकांक कर दिया जाए, मात्रक इसका भी जूल होगा, पर एकांक आयतन की बात करेंगे, एकांक आयतन के द्रव की गतिज ऊर्जा। तो आयतन को एकांक कहने का मतलब आयतन से भाग दे दिया गया, तो आयतन से भाग देंगे तो 1/2 mv स्क्वायर बटे कैपिटल V। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देंगे, 1/2 m अपान v इंटू वी स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, m अपान v को क्या कहते हैं, m द्रव्यमान है, v आयतन है, द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव घनत्व कितना है, द्रव का रो है। तो एकांक आयतन के द्रव की दाब गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, एकांक आयतन के द्रव की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, हाफ रो v स्क्वायर। इसका ही मात्रक वही होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक। अब इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान और कैपिटल V आयतन का एक द्रव पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर प्रवाहित हो रहा है। द्रव का घनत्व रो मान लीजिए, द्रव घनत्व कितना मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान और कैपिटल V आयतन का एक द्रव पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर प्रवाहित हो रहा है, द्रव का घनत्व रो है। तब द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, द्रव की स्थितिज ऊर्जा आप लोग पढ़े भी होंगे। स्थितिज ऊर्जा होती है, 10th में ही पढ़ाया जाता है, mgh। ये द्रव की स्थितिज ऊर्जा होगी। अब अगर आयतन को एकांक कर दिया जाए, यहाँ एकांक आयतन के द्रव की बात होगी, एकांक आयतन के द्रव की स्थितिज ऊर्जा। तो आयतन एकांक आयतन है तो आयतन से भाग देंगे, यानी mgh बटे v। इसको सही से लिख दीजिए, m अपान v इंटू जी एच।
I/V को द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, ρgh हो जाएगा। यानी एकांक आयतन के द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ρgh। ये तो था किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा के बारे में। एकांक आयतन के द्रव की दाब ऊर्जा कैपिटल P के बराबर होती है। एकांक आयतन के द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ ρv² होती है। एकांक आयतन के द्रव की स्थिर ऊर्जा क्या होती है, ρgh होती है। और तीनों के मात्रक वही होते हैं, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये था किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा के बारे में। इसके बाद की वीडियो में एक बर्नौली प्रमेय है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।